फतेहपुर या फिर नूरपुर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप फतेहपुर से लड़ें तो हमारे पास एक चांस है, हम वहाँ से जीतें। अब मुझे सीट बदली गई या बलि चढ़ाई गई ये मुझे नहीं पता। 2027 में कांगड़ा से बीजेपी को कितनी सीटें इस बार मिल सकती हैं? मुझे लगता है क्लीन स्वीप होना चाहिए। अभी समय काफ़ी है। धन्यवाद भी फतेहपुर के लोगों का कि उन्होंने लगभग 26,000 वोट हमें दिए। नहीं, आखिर चूक कहाँ रह गए थे जो आप वहाँ पर फतेहपुर से सीट निकालने में नाकाम हो गए? ऐसा झूठ बोला सुखू सरकार ने और ऐसा झूठ को अच्छे तरीके से फतेहपुर में उसको फैलाया गया कि ज़्यादा मार हमें उस चीज़ की पड़ी। ऐसा क्या हुआ था तब कि टिकट जो है वो अचानक आपको फतेहपुर से दी गई? प्रदेश के सामने इस बात सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो एक हमारा मजाक बन गया पूरे हिंदुस्तान। कोविड में जब बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान स्टैंड स्टिल था, सारा देश रुक गया था, थम गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख को सैलरी डाली। हमारा और पंजाबी भाइयों का आपस का संबंध है, बिल्कुल सके भाइयों जैसा संबंध है। उस संबंध के बीच में आपने दरार डाली। क्या आपको लगता है कि आरडीजी ग्रांट बंद करना ये फैसला केंद्र सरकार का सही है? ऐसा थोड़ा नहीं कि वो केवल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो उसके लिए उन्होंने इसको बंद किया। पुल एक इलीगल माइनिंग का शिकार हुआ। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाए? मैं सरकार में थोड़ा नहीं। ट्रैक्टर यूनियन वाला क्या सारा मुद्दा है कि आपने 1,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो इकट्ठे कर लिए? बड़ी पॉकलैंडें लेके और बड़ी जेसी में लेके जो 50-50 फुट के गड्ढे मारते हैं उनके चलान तो होते नहीं, और इन बच्चों के चलान रोज हो रहे थे। आने वाले जो इलेक्शन होंगे, क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर यूनियन से आपको सपोर्ट मिलेगा? कांग्रेस से आए हैं और 3 आज़ाद उम्मीदवार थे जो बीजेपी से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये थोड़ा सा जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं पार्टी को? हाँ, डिस्टर्बेंस तो होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। नूरपुर वन मंडल ये काफ़ी सवालों के घेरे में रह रहा है। एक बात मैं आपके चैनल से ये स्वस्थ कर दूं कि बिल्कुल इंश्योर कर दूं, बख्शेंगे नहीं किसी। वैसे तो किसी भी नेता के लिए एक विधानसभा के अंदर काम करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन जिला कांगड़ा की 2 विधानसभाओं में यानी कि फतेहपुर और नूरपुर में भाजपा के पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं। और ये क्यों इतना जो है अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं फतेहपुर में भी और नूरपुर में भी, और आने वाले समय में इनके क्या विज़न है इन दोनों विधानसभाओं को लेकर, आज हम उनसे चर्चा करने के लिए उनके घर पर आए हैं। राकेश पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे घर में जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश पठानिया जी, लोग आपको एक बड़ा नेता मानते हैं अपना, और आप उनके मुद्दे भी उठाते हैं, उनके लिए आप लड़ जाते हैं। तो क्या ये जो आपका रवैया है ये आगे भी जारी रहेगा या फिर बदल जाएगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्यों नहीं जारी रहेगा। ये तो एक बेंचमार्क है और जिसके साथ हमने पिछले 30 साल में राजनीति की है। अब तो ये उम्र नहीं है इसको बदलने की, अब तो इसी अंदाज के साथ इसको ख़त्म करने की बारी है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप बात कर रहे थे विजन के बारे में, नूरपुर के और फतेहपुर के बारे में, आप तो मैं समझता हूँ कि हम पूरे प्रदेश के विजन की बात करें कि नूरपुर से या फतेहपुर से तो चुनाव ही लड़े जाते हैं, जो हमने यहाँ से लड़े हैं 6 और एक वहाँ से लड़ा है। पर प्रदेश का क्या हाल होगा, प्रदेश का विजन क्या है, क्या प्रदेश इसी तरीके से कर्ज में डूबता जाएगा, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, काफ़ी विषय हैं जिन पे आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल। अच्छा, फतेहपुर या फिर नूरपुर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं एक संगठन का सिपाही हूँ जी। और संगठन ने मुझे आदेश दिए कि फतेहपुर जाइए। मैंने पूछा उनको क्यों, तो कहा कि पिछले 20 साल से सीट नहीं आई
और लगातार वो सीट हार रहे हैं। आप फतेहपुर से लड़ें तो हमारे पास एक चांस है, हम वहाँ से जीतें। अब मुझे सीट बदली गई या बलि चढ़ाई गई ये मुझे नहीं पता, पर फिलहाल हमने आदेश हुए, हमने कोई रोष नहीं किया, हम आपके साथ कैमरे पर रोए नहीं, बहुत कम समय मिला था आपको शायद। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हम दिल्ली से आए और सीधा यहाँ से अपना सामान उठाया, अगले दिन फतेहपुर जाके नॉमिनेशन भरा। और नॉमिनेशन भरा और मैं धन्यवादी फतेहपुर के लोगों का कि उन्होंने लगभग 26,000 वोट हमें दिए, और जो अपने आप में एक 14 दिन में एक रिकॉर्ड था। और अगर हमें 2, ढाई, 3 महीने मिल गए होते तो हम वहाँ से आराम से उस सीट को निकाल सकते थे। पर फिर भी मैं धन्यवादी उन लोगों का जिन्होंने इतनी भारी संख्या में हमें समर्थन दिया और हमें इतने वोट डाले। कई परिस्थितियाँ थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकारों का चेंज होना हिमाचल में तय होता है, हर 5 साल के बाद सरकार आती है, बदलती है। कई मुद्दे थे, 1500 का झूठ बड़े गंभीरता से बोला गया, ओपीएस को हम अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सी समस्या थी जिनका एक कारण बना कि जिसकी वजह से वो सीट हम हारे हैं। पर बहरहाल वहाँ पे काम कर रहा हूँ, संगठन हमने वहाँ खड़ा किया, 3 मंडल वहाँ खड़े किए हैं। नहीं, आखिर चूक कहाँ रह गई थी जो आप वहाँ पर फतेहपुर से सीट निकालने में नाकाम हो गए? पार्टी में ये तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है जी, कोई यहाँ फतेहपुर में या अनूपपुर में थोड़ा नहीं, ये तो हर जगह होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि फलाना क्यों आया, फलाना क्यों नहीं आना चाहिए, वो पर उनके वहाँ पे फतेहपुर में मुझे नहीं लगता उनके पले है कुछ। ऐसा सिर्फ वो कागजी शेर हैं, वो सिर्फ कागजों में वो धाड़ते हैं, नीचे ज़मीन में उनके धरातल में उनके पास कुछ नहीं है। और सच्चाई ये है कि ज़्यादा मार हमें महिलाओं की 1500 रुपये की पड़ी। उनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा क्लियर था। उन्होंने कुछ महिलाओं के खाते में उन गांव में पैसे डाल दिए। उन महिलाओं ने अपना मोबाइल लेके सब गांव वालों को दिखाया, महिलाओं को जाके, और महिलाओं ने, हमारी भाजपा के संबंधित महिलाओं ने सोचा कि यार एक कमल का फूल का बटन छोड़ के कांग्रेस का दबा देंगे, और अगर हम लोग 10 में घर में 9-10 महिलाएं हैं, 15-16 हज़ार रुपये घर में आना शुरू हो जाएगा तो क्या तकलीफ है, और एक वोट डालने से हमें क्या हो जाएगा, पर कम से कम हमारे घर की गरीबी दूर जाएगी। ऐसा झूठ बोला सुखू सरकार ने, और ऐसा झूठ को अच्छे तरीके से फतेहपुर में उसको फैलाया गया कि ज़्यादा मार हमें उस चीज़ की पड़ी, और उससे कम से कम 7-8-10 हज़ार का हमें नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक परिस्थिति ऐसी थी कि हम वहाँ पे जाके वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, पर अब परिस्थितियों में फ़र्क है। ऐसा क्या हुआ था तब कि टिकट जो है वो अचानक आपको फतेहपुर से दी गई? मैंने बताया ना आपको। नहीं, देखिए, आप यहाँ पर वन मंत्री थे उस टाइम, बिल्कुल दावेदार थे, पर ये सारा क्या चक्कर चला कि अचानक से दावेदार राकेश नहीं पठानिया थे, को फतेहपुर भेजा जाता है? हाँ, दावेदार थे, वेल एस्टैब्लिश थे। मैंने आपसे पहले कहा ना कि बदला गया या बलि चढ़ी या क्या हुआ, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा कि मैं संगठन का सिपाही हूँ, मुझे संगठन का आदेश हुआ कि वहाँ से चुनाव लड़ना, हमने लड़ा। हमने क्यों नहीं की? हमने वही नहीं की। मैंने आपसे बताया कि हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हम कोई रोए नहीं, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने जाके अपना जो कहा गया वो हमने किया। इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रदेश के सामने इस बात सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसका सामना कैसे करना चाहिए? देखिए, प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो एक हमारा मजाक बन गया है पूरे हिंदुस्तान में, पिछले 3.25 साढ़े 3 साल से ऐसा कौन सा नेशनल चैनल जिसने हिमाचल को उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के लिए कवर नहीं किया। ये पहली बार हुआ कि हमारी 10 महीने से 15 महीने से ट्रेजरी बंद है। ये पहली बार हुआ कि तनख्वाह लेट मिली। ये सब कुछ ऐसे कोविड में जब बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान स्टैंड स्टिल था, सारा देश रुक गया था, थम गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख को सैलरी डाली 2 साल कोविड के दौरान। अब ऐसा कैसा कौन सा फाइनेंशियल इतना बड़ा वो आ गया, प्रॉब्लम आ गई कि आपको यहाँ पे इतनी मुश्किलें, और आप जिस हिसाब से पंजाब के ऊपर टैक्सें लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से एंट्री पे टैक्सेस को बढ़ाया गया, क्या होगा इससे? 170 रुपये आप लगा के आपने एक, हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हमारा और पंजाबी भाइयों का आपस का संबंध है, बिल्कुल सके भाइयों जैसा संबंध है। उस संबंध के बीच में आपने दरार डाली। आप टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं कांगड़ा को, तो वीकेंड टूरिज्म तो सारा पंजाब से आता है यहाँ पे। पूरा पंजाब तो जलंधर से लेके, अमृतसर से लेके, हुशियारपुर से लेके, जम्मू से लेके, ये सारा पंजाब तो वीकेंड टूरिज्म के लिए हिमाचल में आता है। उसको सबसे अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं, सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन मानते हैं, सबसे सेफ डेस्टिनेशन। पर कांग्रेस तो ये भी कहती है कि बीजेपी वालों ने आर्थिक हालात हमारे खराब हैं फिर भी साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि आरडीजी ग्रांट बंद करना ये फैसला केंद्र सरकार का सही है? आरजेडी हमारी नहीं बंद हुई जी, पूरे हिंदुस्तान में बंद हुई। जिस प्रदेश की बंद हुई सारे प्रदेश में बंद हुई। ये ऐसा थोड़ा नहीं कि वो केवल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो उसके लिए उन्होंने इसको बंद किया। उसके बावजूद भी जो ग्रांट इन एड भारत सरकार की वो उससे डबल हुई है, बड़ी है। तो जो ये कहते हैं कि हमें 7-8 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ, तो पिछले 3.5 साल में तो नहीं बंद हुई ना जी, उनमें तो आती रही ना आपको। तब आपने कौन सा फट वाली, तब आपने क्या कर लिया?
ये तो अब की बात आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने रिसोर्सेज मैनेजमेंट किया, हमने रिसोर्स को बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया रिसोर्सेज? आप 3.5 साल में तो कोई रिजल्ट आया नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि अगले जो 17-18 महीने बचे हैं इसमें रिजल्ट आ जाएगा क्या? ये सब कहने की बातें हैं जी। उसके बावजूद भी आपका काफिला कम हुआ क्या? उसके बावजूद भी आपके खर्चे कम हुए क्या? उसके बावजूद भी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट बंद हुई क्या? उसके बावजूद भी जो फजूल खर्ची है क्या वो बंद हुई क्या? ये सब कहने को है। ये उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा टैक्सेशन पूरे हिंदुस्तान ने आज ये गल्फ की वॉर की मार को झेला। भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपया नहीं बढ़ाया डीजल का, पेट्रोल का, जबकि सारे देशों में रेट बढ़ के, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सारे देशों में रेट डबल हो गया। पर भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि 1 रुपये का तेल भी ना बढ़े। पर हिमाचल प्रदेश में 5 रुपये डीजल और 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ। फिर आप बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमने इंप्रूव की है। लोगों की चमड़ी खींच के क्या फाइनेंशियल अपने इमरजेंसी पोजीशन अपनी इंप्रूव की है? मुझे नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी फ्रंट पे कामयाब हुई है, और हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त प्रदेश के। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला वोट कब पड़ेगा। चक्की पुल जो है उसको बनने में जो है वो 3 साल लगे थे। ट्रेन के जो है वो अभी तक वहाँ पर चली नहीं है, ट्रायल होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये इतनी देर क्यों हो रही है? ये जी हमारी समझ से बाहर है। वहाँ पे पहले नीचे उसको रिटेनिंग वॉल लगी थी, फिर वो पलट गई, वो गिर गई। पर आपने मुझसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा राहुल जी कि पुल गिर गया। पुल गिरा कैसे? ये आप बताइए। ये आपको पूछना चाहिए ना कि नहीं, पुल गिरा नहीं, कैसे? देखिए पुल वो पुल एक इलीगल माइनिंग का शिकार हुआ, भेंट चढ़ा। खड़ा खड़ा पुल गिर गया अंग्रेजों के टाइम का। आप निशाना लगता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक पर नहीं साध नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों किसी से क्या लेना देना? मैं बात कर रहा हूँ कि जो रैम्पेड माइनिंग इस देश में और प्रदेश में हो रही है, इतना बड़ा पुल वो रैपिड माइनिंग खा गया। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाया? मैं सरकार में थोड़ा नहीं जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार ने आवाज क्या बुलंद कर सकते हैं ना आप? सरकार ने क्या? मैंने तो उठाया, मैं तो लगातार 20 साल से उठा रहा हूँ। मैं तो विधानसभा के अंदर भी उठा रहा हूँ, बाहर भी उठा रहा हूँ। मैंने तो कभी, राकेश बिठाने ने कभी इस बात में शर्म नहीं की। वो ट्रैक्टर यूनियन वाला क्या सारा मुद्दा है कि आपने 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो इकट्ठे कर लिए, लोगों का समर्थन आपको पूरी तरह से मिला, नूरपुर से भी मिला, फतेहपुर से भी, जवाली से भी। ये सारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जी, ये ट्रैक्टर वाले गरीब लोग हैं। ये बेलचा मार के रोटी खाते हैं, माइनिंग करते हैं। ये केवल 6 इंच की या 1 फुट की, जो बड़ी पॉकलैंडें लेके और बड़ी जेसी में लेके जो 50-50 फुट के गड्ढे मारते हैं, उनके चलान तो होते नहीं। और इन बच्चों के चलान रोज हो रहे थे, और इतने ज़्यादा चलान हो रहे थे। मैं धन्यवादी हूँ सुखविंदर सुक्खू जी का। हमारी आवाज़ उठी है और हमारी आवाज़ गूंजी है, और उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना है, और हमारे चलान बंद हुए हैं। हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे इस मामले में। पर आखिर एक बेरोजगार ट्रैक्टर वाला जो केवल बेलचा मार के अपना भोजन खा रहा है, अपना रोटी पा रहा है, एक ट्रैक्टर के ऊपर 3 से 4 परिवार पलते हैं, वो क्या पाप कर रहा है? रोज चलान। नूरपुर का थाना जाके देखो, थाने भरे हुए थे। चलान कुछ और बात है, इम्पाउंड कर लेते थे। इम्पाउंड करके उसको 1 महीना लगता था, 28 दिन लगते थे जाके वहाँ पे कोर्ट में जाके छुड़वाने के लिए। फिर पता नहीं जज साहब ने कितना जुर्माना डाल देना, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 35,000, 2-2 लाख तक के भी जुर्माने हुए। तो एक किस्म की अब अति हो गई थी। जब अति होगी, ये लोग मेरे पास आए, हमने जाके एसपी साहब से निवेदन किया। एसपी साहब ने कोऑपरेट किया, और सबने कोऑपरेट किया, और अच्छे से हमारी एजिटेशन चली। और उसके बाद ये आवाज़ जो है वो विधानसभा में पहुंची। विधानसभा में हमारी बात को सुक्खू जी ने समझा, और उसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लिया उन्होंने। एक्शन भी लिया, और चलान बंद भी किया। तो आने वाले जो इलेक्शन होंगे, क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर यूनियन से आपको सपोर्ट मिलेगा? जी, मैंने ट्रैक्टर यूनियन की सपोर्ट के लिए ये काम नहीं किया। वो जो गरीब बच्चा था, जिसको अकेले अकेले चुन चुन के मारा जा रहा था, ये एक ऐसा सेगमेंट था जो अनऑर्गेनाइज था। इसको कभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। इनको पहली बार किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज किया, पहली बार किसी व्यक्ति ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, पहली बार एक रजिस्टर्ड यूनियन बनी, शिव शक्ति ट्रैक्टर यूनियन, ज़िला नूरपुर, पुलिस ज़िला नूरपुर के नाम से। और इसमें चारों हलकों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बढ़ चढ़ के उन लोग, कभी आप उनकी वीडियोज़ देखें, कभी उस प्रदर्शन की आप फोटोग्राफ्स देखें, क्या बच्चों की आंखों में खून था, बच्चे दुखी थे। वो जो एक बच्चा ऐसे सुबह, मेरा घर जैसे आप यहाँ बैठे, बिल्कुल रोड साथ में है, हमें यहाँ पे सोना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बच्चे रात को 1:30 बजे चल पड़ते थे। 1:30 बजे से लेके 6 बजे तक फेरे लगा लूँगे, अपने ट्रैक्टर छुपा देते थे। ऐसे लग रहा जैसे कि एक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, और पुलिस वाले ट्रैक्टर वाले को शिकार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वैसे दिन आ गए थे। तो जब अति आती तो फिर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है। 2027 में कांगड़ा से बीजेपी को कितनी सीटें इस बार मिल सकती हैं?
क्योंकि कांगड़ा जो है अब सारी राजनीति कहीं ना कहीं यहाँ से घूमती है। मुझे लगता जो है पार्टी कि यहाँ से जरा सीटें ले गई वो फिर सत्ता में उसके आने के पक्के चांस होते हैं। मुझे लगता है क्लीन स्वीप होना चाहिए। अभी समय काफ़ी है, अभी 1.5 साल का समय है, 1.5 से कम है, खैर अभी 1.25 साल का समय है। और आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ बदलेंगी, पर मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप होगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी हर सीट जीतेगी। जी, तो जो 9 बागी रहे हैं कांग्रेस से आए हैं और 3 आज़ाद उम्मीदवार थे जो बीजेपी से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये थोड़ा सा जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिल्ली से फैसला हुआ और दिल्ली से ही ये फैसला होकर इन लोगों को 9 लोगों को पार्टी में लिया गया। हाँ, डिस्टर्बेंस तो होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसमें तो कोई दो राय, ये तो अंधे को नजर आ रहा है कि डिस्टर्बेंस होगी, पर ये फैसला हमारा नहीं है, ना हमने ये फैसला लिया, ना हमने इस फैसले का कोई इम्प्लीमेंट किया। ये दिल्ली से फैसला आया था। अब जहाँ जहाँ पे आया वहाँ वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। बेमौसमी वर्षा ने किसानों की फसलें जो हैं वो बेड़ा गर्क कर दिया जी, बेड़गर कर दिया है। बेड़ा गर्क। तो आपका क्या है, कुछ है किसानों के लिए कि कोई योजना या फिर उनके लिए क्या आप काम कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत काफ़ी फार्मर्स यहाँ पे कवर्ड हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें उस योजना के तहत मिलेगा। और मैं प्रदेश सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि वो इसको एसेस करें, आके इसके डैमेज को एसेस करें और हमें बताएं कि वो क्या मदद हमारी इस आपदा में कर सकते हैं। क्योंकि जिस सरकार को टैक्स लगा लगा के तो तनख्वाह देने पे नौबत आई, वो किसानों की क्या मदद करेगी। तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है प्रदेश सरकार से, पर हाँ, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके तहत मुझे लगता है काफ़ी लाभ, काफ़ी नुकसान हो गया जी। बहुत, कनक का तो लगभग ख़त्म हो गई, बहुत नुकसान हुआ, अभी भी मौसम खुला नहीं है। अभी 4 लेन जो है वो बन रहा है, काफ़ी परेशानी भी आ रही है, आपके पास लोग भी आते होंगे समस्याएं लेकर। आखिर ये 4 लेन जो है वो पूरा काम होने में कहाँ कमी आ रही है? देखिए, एक तो यहाँ पे ठेकेदार गलत था और वो गलत ठेकेदार ने हमारा इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे 3 साल बेड़ागर कर दिए। और उसके बाद अगले जो ठेकेदार हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, जिन्होंने बहुत तेज़ी से जो है इस 4 लेन के काम को खींचा है। पर बहरहाल अब लग रहा है कि काम जो नई कंपनी आई है वो उसको प्रोग्रेस कर रही है। बड़े मज़े की बात तो ये है कि जब मैं मंत्री था, यहाँ पे एक नूरपुर के आसपास इन सारे एरिया में यहाँ पे एक 4 लेन को लेकर संघर्ष समिति बनी थी और वो बार बार रोज़ बयान देते थे, वो रोज़ प्रदर्शन करते थे जब तक मैं मंत्री था। जिस दिन हमारी सरकार बदल गई उसके बाद वो 4 लेन तो का बेड़ागर तो हुआ, पर वो कमेटी में मुड़ के नजर नहीं आई। वो जो 4 लेन संघर्ष समिति थी वो किस बिल में छुपी हुई है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, अपनी समझ से बाहर। अभी भी लोग आते हैं समस्याएं लेकर? आते हैं जी, क्यों नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे लोग, लोगों ने तो आना ही है समस्या लेके। पर अभी भी वो, हमें मजाक लग रहा है कि वो समिति जो अपने आप को इनका रखवाला मानती थी, रखवाला बोलती थी, रखवाला समझती थी, आज वो तो गायब है। पर हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो प्रशासन से और NHIA से जो जो जहाँ जहाँ पे मसले आ रहे हैं उनको लगातार उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और काम भी हो रहे हैं लोग। राकेश जी, एक और बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है नशे को लेकर। इसको लेकर सरकार भी जो है वो प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए जिससे जो है नशे पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने विधायक रहते, मंत्री रहते, इसके ऊपर बहुत काम किया। देखिए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं नूरपुर में भी गंभीर है। मेरी बात जी। सुनिए। नूरपुर में क्या था, एक नूरपुर का थाना 32 लोग, इंदौरा का थाना 35 लोग, ज्वाली का थाना 30 लोग, फिर 5-6 छोटी छोटी चौकियाँ जो भी अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं थी। कुल मिला के हमारी जो नफरी थी यहाँ पे वो 150-200 की थी। हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ थी, 1-2 मोटरसाइकिल थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और एक बहुत लंबा 50-60 किलोमीटर का बॉर्डर पंजाब के साथ, और वहाँ पे पठानकोट ज़िला है। और पठानकोट ज़िले में जब पुलिस क्रैक करती थी, नशाखोरियों के पीछे लगती थी, उनको हिमाचल एक सेफ हेवन था, बिल्कुल हेवन था ये। और यहाँ पे आके वो घुस जाते थे और हमारे ये ड्रग्स का यहाँ काम शुरू था। मैंने मंत्री रहते हुए ये विषय उठाया और मैं धन्यवादी हूँ जयराम ठाकुर जी का, उन्होंने हमारा विषय माना और हमने नूरपुर को पुलिस का ज़िला बनाया। और यहाँ पे पुलिस का ज़िला बनाने के बाद यहाँ पे SP आया, यहाँ पे 2 एडिशनल SP आए, 5 DSP आए, महिला थाना भी आ रहा है, फॉरेंसिक की बहुत बड़ी लैब आई और एक बहुत बड़ी बटालियन यहाँ पे आ गई। आज 700-800 की संख्या में हमारे पास यहाँ पे पुलिस कर्मचारी हैं और बहुत
एफिशिएंट हमारे पास एसपी हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे टीम है जिन्होंने मेरे ख्याल से पिछले काल भी कोई 10-12 केस लगातार ड्रग्स के पकड़े हैं। और जब से ये पुलिस ज़िला बना है बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पे पुलिस के और इस ड्रग्स के माफिया के बीच में चल रही है और काफ़ी हद तक हिमाचल पुलिस ने बहुत शानदार काम करके यहाँ पे माफिया के ऊपर ये वो लगाया। पर आपकी बात ठीक है, ये पूरे स्टेट में ही एक ड्राइव जो है, मैं इस सरकार ने भी इस काम के ऊपर काफ़ी ज़ोर शोर से इसको ड्राइव को बढ़ाने का प्रयास किया। हम उनको शाबाशी भी देंगे और उनको बधाई भी देंगे, पर हमारी सरकार ने भी इसमें कोई कसर नहीं रखी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए टांडा जा रहे हैं या फिर पीजीआई। नूरपुर एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर जगह भी काफ़ी है, अस्पताल जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेहतर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसको नूरपुर अस्पताल को अच्छा बनाने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है? देखिए, हमने तो इसको राहुल जी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया था। हमने इसको 200 बेड का भी कर दिया था, हमने इसमें एमएस भी बिठा दिया था और इसमें लगभग सारे स्पेशलिस्ट थे और लगभग हमारे पास 39 के करीब डॉक्टर्स भी थे। और उसके सामने माँ शिशु का मैंने उद्घाटन भी कर दिया था, वहाँ पे भी 15 एक डॉक्टर आने थे। लगभग मिला के हमारी स्ट्रेंथ जो थी 60 के करीब पहुँच जानी थी, जिसमें सुपर स्पेशलिटी से लेके मदर चाइल्ड से लेके सारे विभाग उसमें कवर होते थे। रेडियोलॉजी भी आया था, ब्लड बैंक भी आया था, सब कुछ आया था। जब से मैं गया हूँ तब से हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क, आज वहाँ पे 16 डॉक्टर रह गए। माँ शिशु जिसका मैंने उद्घाटन कर दिया था, आज तक वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये हालात हैं इस सरकार में स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा को की बात करें तो बहुत बड़ा कॉलेज हम यहाँ बना रहे थे। कांग्रेस तो दावे करती है कि हमने सुनिए ना, बिल्कुल आपके ध्यान दिया। सामने है। बहुत बड़ा कॉलेज हम यहाँ बना रहे थे जिसमें 25-26 करोड़ लगना था, 11-12 करोड़ लग गया था, वो उसका काम बंद, सब कुछ भाग गया वहाँ से। रे में बहुत बड़ा हम कॉलेज बना रहे थे, वो कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी है, सफ़ेद हाथी खड़ा है, उसके बाद वहाँ से सब कुछ गायब है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रे में हम उसके बाद CHC का हमने बहुत बड़ा एक भवन राजेंद्र तालाब में बनाया था। जयराम जी ने पैसे दिए थे और भवानी जी ने उसका उद्घाटन किया। आज उसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, डॉक्टर तो दूर आना, बिजली का कनेक्शन नहीं, और जंगल बना हुआ है पूरा CHC मेन रोड राजतला के ऊपर है। रहन का हॉस्पिटल लगभग बंद पड़ा हुआ है। फतेहपुर में कुछ डॉक्टर आए हैं, अच्छी काम है, पर केवल फतेहपुर में आए हैं। उसके आगे आप रे चले जाओ तो रे जो सबसे पुरानी डिस्पेंसरी है, CHC है इस इलाके की, मैं समझता हूँ नूरपुर सब डिवीजन की सबसे पुरानी अगर CHC कोई है तो वो रे में है। और कोई ऐसा समय था कि तलवाड़ा से मुकेरिया तक लोग यहाँ आया करते, और आज वो समय कि ये सारा का सारा क्षेत्र वहाँ जा रहा है, क्योंकि और डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पे कोई सर्विसेज ही नहीं है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है। ये सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में 101% फेल हुई। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये संस्थान खड़े हैं, आप अपना कैमरा लेके मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस भयंकर तरीके से बंद पड़े हैं, किस भयंकर तरीके से ये सरकार झूठ बोल रही है इन विषयों को लेके। और ये केवल यहाँ का नहीं है, फतेहपुर नूरपुर का हाल नहीं, पूरे प्रदेश का ये हाल है। स्कूल पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आज मैं नूरपुर में देख रहा था 1889 का स्कूल, 1889, लगभग 157 साल पुराना स्कूल, और उसको अपग्रेड किया था DC कांगड़ा ने कब, 1928 में। मैं डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ आपको, और मेरे पिताजी वहाँ से पढ़े हुए थे और वो 38 में वहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, पास आउट हुए थे, और 44 में वो ब्रिटिश आर्मी में कमीशन आर्मी ऑफिसर बने थे। और वहाँ पे जो मेरे स्कूल से निकले हीरे मोती जो अब हीरे बने हैं, वो जो बोर्ड लगा है वहाँ पे, उसमें सबसे पहला नाम मेरे पिताजी का। मेरा इमोशनल वहाँ पे जुड़ा हुआ था। और वो स्कूल को आज बंद कर दिया, ताले लगे, किसी ने उसका प्रश्न नहीं उठाया, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। एक विज्ञापन दिया गया और एक PIL दायर करके यहाँ पे किसी प्रतिनिधि ने बंद करने की वजह कि वो CBSE का बुखार चढ़ा है सरकार को, और उसको गर्ल्स स्कूल में मर्ज कर दिया, जिसके अंदर ना गाड़ी जाती है, जिसके अंदर ना जगह है, ना बच्चे बैठ सकते हैं उसको। और वो गर्ल्स स्कूल था, बख्शी टेकचंद जी ने उसकी बिल्डिंग को दान में दिया था और अपने वसीयत में लिखा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं एक बच्चियों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपना पूरा घर उसमें दान दे दिया था। वो केवल बच्चियों का स्कूल था। आज गर्ल्स स्कूल को बॉयज़ स्कूल को मर्ज किया गया, और ये बॉयज़ स्कूल 1889 का बना हुआ, 100 लगभग 60 साल पुराना, उस संस्थान को ताला लगा दिया। तो इससे ज़्यादा सीरियस क्या हो गया एजुकेशन को लेके, जिसके साथ हमारे हिस्टोरिक मूवमेंट जुड़े हुए, हमारी पता नहीं 20 पीढ़ियाँ वहाँ से पड़ी हुई, और नूरपुर के किले के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। उसको बंद करने के लिए जब मैं मंत्री था, मैं विधायक था, मैंने कॉलेज की बिल्डिंग के लिए अल्टरनेटिव बिल्डिंग बनाई, और मैंने कहा इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और स्कूल को वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि ये जो इतना हेरिटेज स्कूल है इसको एक अच्छा भवन मिले।
पर मेरे को उम्मीद थी कि मैं 1 साल में उसको वहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि हमने वॉर फुटिंग पे कॉलेज का काम लगाया था। आज बंद पड़ा है। वो ठेकेदार भी भाग गया, वो मशीनरी भी भाग गई, वो रेता बजरी भाग गया, सारा काम बंद पड़ा और ना ही कोई बोला ना कोई। आपके अनुसार काफ़ी काम जो हैं वो अधूरे हैं अभी? मेरे अनुसार नहीं, ये फील्ड की रिपोर्ट है भाई साहब। मेरे साथ चलिए आप कैमरा लेके, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं अगर आज झूठ बोल रहा हूँ तो आप उसको रिकॉर्ड करिएगा ना। नूरपुर वन मंडल ये काफ़ी सवालों के घेरे में रह रहा है। लगातार खबरें भी आती हैं कि यहाँ पर अवैध कटान हुआ, कहीं हुआ, खबरें लगती हैं पर एक्शन नहीं होता है। ठेकेदार के ना कभी लाइसेंस रद्द हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये फिर या फिर वन अधिकारियों की कमी है या फिर कुछ और है? देखिए, जब हम 1 सवा साल के लिए मंत्री थे तो बड़ा शोर मचता था, यहाँ खैर कट गया, यहाँ ये हो गया। पिछले 3.5 साल से बुरे हाल है। यहाँ पे जो है वो इलिसिट फेलिंग हो रही है। जंगल के जंगल काट दिए गए हैं, किलोमीटरों के हिसाब से जो है यहाँ पे खैर काट दी गई है, एफसी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो इन हालात में रहते हुए, अभी तो हम सरकार में है नहीं, पर हम देख रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं और लगातार अधिकारियों को इसके बारे में वार्न भी कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल से ये स्वस्थ कर दूं कि बिल्कुल इंश्योर कर दूं, बख्शेंगे नहीं किसी को। जिन लोगों ने इस तरीके से वन संपत्ति का शोषण किया है, जिस तरीके से उसको इन्होंने लूटा है, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि ये जो अवैध कटान होते हैं कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान सरकार को ही होता है। बिल्कुल होता है जी। खैर, हमारी कैश क्रॉप है। हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी थी कि जो जिम्मेदार है, जो खैर का मालिक है, वही जिम्मेदार भी उसका मालिक बने। पहले खुदराव जो कानून था उसमें ज़मीन जो थी वो जिम्मेदार की थी और पेड़ सरकार का था। हमने उसको चैलेंज किया और उसको हमने लगभग ठीक भी कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला हमारे हक में आ रहा है, आ चुका है और काफ़ी हद में आ रहा है। उसके बाद जो जिम्मेदार है वही मालिक होगा, जब उस जल्द कहेगा उसको अपनी फैलिंग कराएगा। फतेहपुर की जो जनता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, फतेहपुर को आप फतेह करना। फतेहपुर बहुत पीछे पड़ गई। वहाँ के कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट है आपको अभी? पूरा सपोर्ट है। और कल भी मैं पूरा दिन वहाँ था, अगले दिन भी मैं पूरा दिन वहाँ रहने वाला हूँ। कम से कम 20-22 दिन मैं महीने के वहाँ लगाता हूँ। मैंने वहाँ पे कोठी भी ले ली है और वहाँ पे मैंने कार्यालय भी अपना बना लिया है। और कम से कम 20-22 दिन मैं महीने के वहाँ पे लगाता हूँ और बहुत ज़ोरदार रिस्पॉन्स है, बहुत ज़ोरदार समर्थन है। और वो लोग वाकई ही तरस आता है, छोटे छोटे कामों के लिए रोते हैं। 20 साल से एक ही परिवार का राज, बाप के बाद बेटा, और वो दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको कोई चिंता है नहीं। और लोगों की बुरी हालत है। और कांग्रेस सरकार, अगर वो बॉदर करेंगे भी तब भी बेचारे क्या कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास कुछ देने को तो है नहीं, कोई विकास के लिए तो फंड्स है नहीं। जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उन्हीं को वो नाची जा रहे हैं। जो हमारा एक पुल बन रहा है पौंग डैम के साथ में, उस पुल का 3 बार शिलान्यास हो गया। 3 बार, कभी उसको देरा में, कभी नूरपुर में, कभी फतेहपुर में, कहाँ सुखुजी आके उसका फीता वहाँ पर फैक्ट्री हब बनाने की बात हो रही है ना? हो गई, टेंडर टू लॉन्च हो गया और सारा का सारा भारत सरकार से पैसा है। वो सारा प्रोजेक्ट भारत सरकार का है। वो गडकरी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, नड्डा जी का धन्यवाद, इनका कोई धन्यवाद, इनका उसमें कोई रोल ही नहीं। इनका उसमें कोई उनका उसमें लेना देना नहीं है, इसलिए इनका किस बात का धन्यवाद करना। वो सारा का सारा परियोजना जो भारत सरकार से आई है। और मैं समझता हूँ आज के दिन में बिजली बोर्ड को देख लो, अगर तो जो अगर हिमाचल में चल रहा है तो वो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार स्कीम आ रही है उसकी वजह से वो सारा कुछ चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है हर फ्रंट पे फेल हुई है, बड़े भयंकर तरीके से फेल हुई है। अब तो समय का इंतजार है। पंचायती चुनाव है, ये लगातार जो है देरी से हो रहे हैं और रोस्टर बार निकल रहे हैं। हमें सभी लगती ये कमी कहाँ है? पहले एक रोस्टर आया, फिर दूसरा रोस्टर आया, फिर डिप्टी कमिश्नर को 5% की पावर दे दी गई, फिर उसको चैलेंज कर दिया गया, फिर वो भी चेंज हो गया। कुछ समझ नहीं लग रहा ये चुनाव वाकई कराना चाहते भी हैं या नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि 31 मई तक इसको खत्म करना है। क्या राजनीति इतिहास में कभी पहले ऐसा हुआ है? कभी नहीं हिमाचल हुआ में? जी, कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। ट्रेजरी कभी बंद नहीं हुई, पहली बार ही हुई। इतना टैक्स कभी बॉर्डर्स में लगा। हिमाचल का लड़का, हिमाचल का गाड़ी, हिमाचल का नंबर, हिमाचली बता चला रहा है, वो 170 रुपये दे रहा, 670 रुपये दे रहा, तब जाके उसका ट्रक जो है, वो बेरोजगार बच्चा जो अपनी गाड़ी डाल के या ड्राइवरी की नौकरी करके वो बेचारा काम कर रहा है, पंजाब का नंबर भी नहीं है, हिमाचल का नंबर है, उस पर भी टैक्स लग रहा। तो अब इससे ज़्यादा आत क्या होनी। और पंजाब वाले वहाँ बेचारे लगातार बैठे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? कि क्या बताना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे एक भीख का कटोरा लेके बैठ जाएं सारे? मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी आप भी आओ, सारे मंत्री भी आओ और हम भी बैठ जाते। एक भीख का कटोरा लेते हैं, फिर कहते हैं पंजाबी को भी 10 रुपये पा जाओ, सानू तो बुरा हाल भुख लगी है तो रोटी खाने भी नहीं हैगी, तां जाके ढिड पर हुआ। ये तो हालत कर दी आज इस सरकार ने हमारा।
कि किस नज़र के साथ हम अपने पंजाबी भाइयों को अपनी शक्ल दिखाएं, किसके लिए आप टैक्स लगा रहे हैं? दिस इज़ ए नेशनल हाईवे। ये अब एक देश एक टैक्स, जीएसटी का तो यही मतलब है। और नेशनल हाईवे का मतलब एक देश एक नेशनल हाईवे। एक नेशनल हाईवे पे आपको किसने टैक्स लगाने की वो परमिशन दे दी? ये आप इस कनेक्टिविटी को कैसे कट कर सकते हैं? हालत ख़राब है भाई साहब, बहुत ख़राब। केशव पटवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।